हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 150 सेट होगा, इसमें 150 सेट है। रिवीजन के लिए, फास्ट रिवीजन के लिए बहुत ही उपयोगी ये प्रैक्टिस सेट है। और ये प्रैक्टिस सेट आपको सिविल सर्विस के साथ साथ बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भी उपयोगी है। और कई ऐसे एग्जाम है ना, जिसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर जीके और जीए से सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग तेज़ी से करते हैं इसको, क्योंकि 150 सेट 50-50 प्रश्नों को हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे। डिस्कशन इसमें कम ही होगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक पूछे जा रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अभी के संदर्भ में देखिएगा तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के संदर्भ में काफ़ी सवाल बीपीएससी के द्वारा पूछा जाने लगा है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक अगर पूछे तो ये हो जाते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, है ना। डॉक्टर BR अम्बेडकर हो जाते हैं, ठीक है। एक आंसर क्या होगा, डी हो जाता है। इनके संदर्भ में कई सवाल जो है पूछे जाते हैं, है ना। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने ही बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया था, है ना। 1891 में इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के मऊ में। तो इनके संदर्भ में हम लोग बाद में अलग से करते चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा, जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया, और वह सभा किस शहर में हुई थी, यही सवाल पूछता है। वर्ष 1920 की क्या है, खिलाफत कमेटी की सभा, जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया, वह सभा किस शहर में हुई है। क्या लखनऊ में हुआ, या लाहौर में हुआ, या यहाँ इलाहाबाद में हुआ, या कराची में हुआ। तो याद रखिएगा यह जो शहर था, यह शहर इलाहाबाद में हुआ है। कहाँ पे, इलाहाबाद में हुआ है। अब यहाँ पे तीसरा सवाल जो है ना, बहुत बढ़िया प्रश्न को सेट किया गया है, बहुत बढ़िया है। इसलिए प्रैक्टिस सेट के तौर पर हम लोग कोशिश करें कि भाई इसी सेट को एक बार रिवीजन के तौर पे हम लोग फटाफट, है ना, क्या करें, अच्छे तरीके से देख लें। अब तीसरा नंबर सवाल देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति, है ना, कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे। अच्छा, नहीं थे, है ना। इसको भी ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि इसके हड़बड़ी में क्या होता है ना कि गलती हो जाता है। नहीं थे, नहीं वाला समझ ही नहीं आता ये लिखा हुआ था कि नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। अब निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे, कौन व्यक्ति है। बाल गंगाधर तिलक होंगे, या एनी बेसेंट होंगे, एस सुब्रमण्यम अय्यर हो जाएंगे, या एच ऑलकॉट हो जाते हैं। क्या होगा, तो याद रखिएगा तीसरा का आंसर डी हो जाएगा। यही व्यक्ति है जो होम रूल लीग में स्थापना के समय में शामिल नहीं थे, एच ऑलकॉट, है ना। होम रूल लीग का जब गठन हुआ तो सबसे पहले इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया, और 5 महीने के बाद एनी बेसेंट ने किया। दोनों लोगों ने अपनी स्थान, अपना क्षेत्र अलग अलग डिवाइड कर लिया था, है ना। नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, चौथा नंबर जो सवाल है, यानी कि नोआखली घटना के समय में, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, VVI है ना। नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे। क्या पूछा जा रहा है, निजी सचिव, है ना। निजी सचिव कौन थे, निर्मल कुमार बोस थे, या महादेव देसाई थे, या प्यारे लाल थे, या वल्लभ भाई पटेल थे। आपको बताना है किस घटना में, तो नोआखली घटना के समय में, है ना। नोआखली घटना के समय में महात्मा गांधी के निजी सचिव थे कौन, प्यारे लाल थे, प्यारे लाल, है ना। निजी सचिव कौन थे, प्यारे लाल थे यहाँ पे, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग 5 नंबर यहाँ पर देखें, है ना। 5 नंबर में कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में हुआ था, महात्मा गांधी का आंदोलन था, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, किसको महत्व दिया, क्या रचनात्मक कार्यक्रमों को महत्व दिया, या हिंसा के सीमित उपयोग को महत्व दिया, या अंग्रेजों से समझौते को महत्व दिया, या परंपरागत कार्यक्रम को महत्व दिया।
किसको महत्व दिया? इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाने वाला सवाल है, तो याद रखिएगा, यह रचनात्मक कार्यक्रम को महात्मा गांधी ने महत्व दिया। जब सभी नवज्ञ आंदोलन असफल हो गया तो असफलता के फलस्वरूप जो 10 वर्ष का समय इनको मिला है, 1930 से लेकर के 1942 के बीच में उन्होंने कौन सा काम किया? तो यही रचनात्मक कार्यक्रम को इन्होंने महत्व प्रदान की थी। ठीक है, छठा नंबर सवाल हम लोग यहां पर देखेंगे, तो बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? क्या पूछा? बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? है ना, दुर्गेश नंदनी। दुर्गेश नंदनी के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना। आनंद मठ के लेखक है, और इसी आनंद मठ में ही सन्यासी विद्रोह का जिक्र मिलता है ना। किसका? सन्यासी विद्रोह का जिक्र मिलता है, यह भी सवाल पूछा गया है। और आनंद मठ के लेखक भी बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। देवी चौधरानी के लेखक भी हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। तो पूछता है कि कौन सी नहीं है? तो पोस्ट मास्टर के राइटर ये नहीं है बंकिम चंद्र चटर्जी। मतलब 6 का आंसर क्या होगा? सी हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहां पर देखते हैं, 7 नंबर जो सवाल है ना, 7 नंबर सवाल कहता है कि 1911 में, कब? 1911 में, है ना, 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? किसने रखा था? है ना, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा कि निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान कर देनी चाहिए हमारे भारत के लोगों को, बच्चों को, है ना। क्या ये प्रावधान सुरेंद्रनाथ बोस के द्वारा दिया गया, या गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा दिया गया, या यह प्रस्ताव दादा भाई नौरोजी के द्वारा रखा गया, या फिरोज शाह मेहता के द्वारा रखा गया? आपको पता होगा गोपाल कृष्ण गोखले, है ना, ये गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, है ना। इन्होंने 1905 में बनारस का कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, है ना। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के रचना करने वाले गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने ही प्रस्ताव रखा कि निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देनी चाहिए, है ना, हमारे भारत में कर देनी चाहिए। मतलब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी हो जाता है, 7 का बी आंसर होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं, और ये 8 नंबर प्लस जो प्रश्न है, 8 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में, याद रखिएगा, दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? कौन सा पूछ रहा है? पहला शासक, इतिहास का प्रश्न है ना। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में, है ना, दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? तो पहला शासक कौन हो जाएगा? है ना, अलाउद्दीन खिलजी होगा, या शेर शाह होगा, या औरंगजेब होगा, या बाबर होगा? निम्नलिखित में से पूछता है कि बताइए पहला शासक बताइए जो दक्षिण भारत में विजय प्राप्त किया। तो इसका आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी हो जाता है ना। अलाउद्दीन खिलजी, जिसको सिकंदर शानी के नाम से हम लोग जानते हैं, दूसरा सिकंदर कहा जाता है ना। इस पर मूवी भी बना है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। इन्होंने बाजार व्यवस्था को लागू किया था, बहुत ही बेहतरीन बाजार व्यवस्था को लागू किया। ये अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा सुल्तान था जिसने उलेमा और जिसने खलीफा की सत्ता को भी इनकार कर दिया था, है ना। अलाउद्दीन खिलजी, इसने मल्लिक काफूर के माध्यम से दक्षिण भारत को रौंद दिया और दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। पहला यह सुल्तान था, पहला यह सम्राट था, जिसका नाम क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, 9 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? रंपा विद्रोह, है ना, रंपा विद्रोह। बिरसा मुंडा, ये मुंडा विद्रोह उलगुलान विद्रोह से संबंधित है ना। ये देखिए कुशल कुंवर हो जाते हैं, ठीक है, अल्तूरी सीताराम राजू हो जाते हैं, मंगल पांडे हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाता है सी, अल्तूरी सीताराम राजू का संबंध किस विद्रोह से है? रंपा विद्रोह से हो जाता है ना। रंपा विद्रोह से इसका संबंध है। ठीक है, अब यहां पर देखिए नेक्स्ट जो सवाल हम लोग देख रहे हैं कि पागलपंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया, है ना। पागलपंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया? क्या बुल्ले शाह के द्वारा किया गया, या करम शाह के द्वारा किया गया, या यदुवेंद्र सिंह के द्वारा किया गया,
या स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा, प्रश्न पूछा हुआ है, इसका आंसर बी होगा, कर्मशाह के द्वारा पागल पंथ विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, और पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था, यह सवाल पूछता है। उसकी घुड़सवारी सेना, यहां मुख्य कारण पूछता है। ये सारी कारणें तो मौजूद है, लेकिन इसमें मुख्य जो कारण अगर पूछे तो तुगलमा पद्धति हो जाएगा इसका। कौन सा? तुगलमा पद्धति जो है इसका हो जाता है, मतलब आंसर इसका सी होगा। पानीपत के युद्ध में बाबर ने, है ना, जो इब्राहिम लोदी के बीच में जो युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की विजय, है ना, विजय प्राप्त हुई थी, उसी के मुख्य, है ना, कारणों में पूछता है कि बताइए मुख्य कारण में कौन सा होगा। चलिए अगला सवाल, मध्यकाल में जौनपुर में, है ना, मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया? है ना, सरकी राजवंश की स्थापना किया गया किसके द्वारा? तो सरकी राजवंश की स्थापना क्या मलिक उल सर्क के द्वारा किया गया, या हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया, या शमसुद्दीन इब्राहिम शाह के द्वारा किया गया, या फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया? 4 ऑप्शन में हमें यह बताना है कि जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो मलिक उल सर्क के द्वारा किया गया। आंसर इसका ए होगा, है ना। अगला प्रश्न देख सकते हैं, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के शवाधान प्राप्त कहां से हुए हैं? अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के शवाधान की प्राप्ति हमें क्या मालवा संस्कृति से मिलती है, या हमें यहाँ पे जोरवे संस्कृति से मिलती है, या हमें कायथा संस्कृति से मिलती है, या हमें आहार की संस्कृति से प्राप्त होती है? किस संस्कृति से प्राप्त होती है? इंपॉर्टेंट है। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के शवाधान की प्राप्ति हमें जोरवे संस्कृति से प्राप्त होती है। आंसर इसका बी हो जाएगा, है ना, जोरवे संस्कृति से। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहां पर देखें, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? है ना, अत्यधिक पूछता है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान सबसे ज्यादा है ना? क्या पार्थियन का योगदान ज्यादा है, या हिंद यूनानी का योगदान ज्यादा है, या कुषाण का योगदान ज्यादा है, या यहाँ पे गुप्त का योगदान ज्यादा है? किसका ज्यादा योगदान है ये पूछता है। तो याद रखिएगा 14 का आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, गुप्त का सबसे ज्यादा योगदान है। अच्छा, गुप्त का देखिएगा, है ना, इसी समय यानी कि श्री गुप्त के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई, है ना। श्री गुप्त के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई, और गुप्त वंश के सम्राट बहुत ही योग्य थे, सबसे योग्य थे, ईमानदार भी थे। स्थापत्य कला और साहित्य के क्षेत्र में इतना ज्यादा विकास हुआ कि गुप्त काल को हम लोग स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं, है ना। स्वर्ण युग कहा जाता है ना। इस समय में आप देखते होंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के नाम से हम लोग जानते हैं, उसके दरबार में 9 रत्न रहते थे, 9 रत्न, और 9 रत्नों में महान महान कवि, लेखक, वैज्ञानिक रहे हैं यहाँ पे, है ना, गुप्त। और इसका भागवत संप्रदाय के विकास में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? तो गुप्त का हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे हम लोग 15 नंबर देखते हैं, धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? धमेक क्या आगरा में है? आगरा में है, या यहाँ पे मिर्जापुर में है, या जौनपुर में है, या सारनाथ में है? कहता कि धमेक स्तूप बताइए, धमेक स्तूप कहाँ पे है? तो ये धमेक कहाँ पे है जी? सारनाथ में है। मतलब इसका आंसर जो है, या आंसर आपका डी हो जाता है। चलिए 16 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? है ना, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? है ना। अब यहां पर देखिए, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगर देखा जाए तो ये 2 व्यक्ति जो हैं, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन जो तुगलक है, इन्होंने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया, और मोहम्मद बिन तुगलक को पागल कहा जाता है, संकी कहा जाता है, मनियारों का राजकुमार कहा जाता है, रक्त पिपासु कहा जाता है, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। ये व्यक्ति भी खलीफा के पद को इनकार कर दिया। खुद खलीफा, है ना, खलीफा का पद जो है, खुद खलीफा का पद, है ना, उपाधि जो है स्वीकार कर लिया था मोहम्मद बिन तुगलक।
अलाउद्दीन खिलजी भी यही काम किया। अलाउद्दीन खिलजी ने एक नीति अपनाई थी जिसको हम लोग रक्त और तलवार की नीति कहते हैं, रक्त और तलवार की नीति कहते हैं। और यही अलाउद्दीन खिलजी ने भी, है ना, खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया, है ना। यहाँ पे अगर पांचवा ऑप्शन होता है इनमें से, उपरोक्त में से सभी, तो दोनों हो जाता, है ना। हालांकि आंसर में बी है, लेकिन आंसर में ये दोनों होगा। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर महासागर अलग करता है। यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कहता है ना। यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर क्या करता है, अलग करता है, अलग करता है। कौन सा होगा? क्या यह उत्तरी अटलांटिक महासागर हो जाएगा, है ना। क्या यह उत्तरी अटलांटिक महासागर होगा, या प्रशांत महासागर होगा, या काला सागर होगा, या कैस्पियन सागर होगा, क्या होगा? तो यहाँ पे याद रखिए 17 का ए आंसर होगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अमेरिका, है ना, ये जो यूरोप को उत्तरी अमेरिका से क्या करता है, अलग करता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर। चलिए 18 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है? भाबर क्षेत्र का उदाहरण पूछता है। भाबर क्षेत्र का उदाहरण है क्या मध्यभूमि स्थिति का क्षेत्र होगा, या अंतरा पर्वतीय स्थिति का क्षेत्र होगा, या गिरिपद स्थिति का क्षेत्र होगा, या इनमें से सभी होगा? क्या होगा? तो याद रखिएगा 18 का आंसर यहाँ पे सी होगा, गिरिपद स्थिति का क्षेत्र हो जाता है। आंसर क्या होगा? सी हो जाता है। अच्छा चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? क्या है? नहीं है भाई, यहाँ पे नहीं है ना। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह या ग्रह, है ना, क्षुद्र ग्रह या ग्रह, या निहारिका या धूमकेतु, कौन सा नहीं है? यह प्रश्न पूछता है। तो आंसर इसका क्या होगा? निहारिका नहीं होगा, आंसर इसका बी लगा दीजिए, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर में देखिए, है ना, 20 नंबर में कहता है कि सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए सही कूट का प्रयोग करके हम क्या आंसर चुनना है। तो यहाँ पे क्या होगा, है ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं 20 नंबर सवाल है आपका, और यहाँ पे कूट भी दिया गया है। क्या दिया है? कूट भी दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, है ना, कहता है कि अनुच्छेद 26 का संबंध किससे हो जाएगा, है ना। अनुच्छेद 26 का संबंध किससे होगा? तो याद रखिएगा ये हो जाता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से इसका संबंध हो जाता है। अनुच्छेद अगर 40 अगर पूछता है तो आपको पता होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, है ना, 36 से 51 तक वर्णन है। अनुच्छेद 40 में महात्मा गांधी का सपना और ख्वाब होता है ग्राम पंचायतों का। ग्राम पंचायतों के गठन का वर्णन किया गया है किसमें, है ना, अनुच्छेद 40 में किया गया है। अनुच्छेद आर्टिकल 98 में संसद सचिवालय का वर्णन किया गया है, और अनुच्छेद 239 में एक बच गया, तो इसको यहां से सीधे लगाइए, संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। मतलब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए हो जाता है ना। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहां पर देखते हैं, है ना। इसको यहां पे अब आइए, 21 नंबर सवाल है, और हम लोग एडिटोरिया देख रहे हैं भाई साहब, यही हम लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छा सेशन है ये आपके लिए। चलिए 21 नंबर प्रश्न हम लोग देखें, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? नहीं होता है। क्या कहता है एक बार समझिए, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? नागरिकों की शिकायतों पर, या आर्थिक मामले पर, या विधि निर्माण पर, या कार्मिक मामले पर? किस पे नहीं 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 होता है? तो याद रखिएगा नहीं किस पे होता है? ये नागरिकों के शिकायतों पर, है ना, इसका नियंत्रण नहीं होता है। 21 का आंसर क्या होगा? 21 का आंसर आपको ए हो जाता है। अब यहां पर देखिए, निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन गलत है ये चुनना है ना। कौन सा कथन जो है गलत है ये हमको चुनना है। और कहता है कि मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए, है ना, के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। अनुच्छेद के, है ना, संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है।
भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है और भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। और कूट देखिए, कूट याद रखिए, ABCD आपने देख लिया होगा, है ना, आपने देख लिया होगा। अब यहां पर देखिए, हमने कहा था ए छोड़ दीजिए, B, C और D, क्या होगा? B, C और D, मतलब इसका आंसर क्या था? इसका आंसर आपको D हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, पॉलिटी का प्रश्न है यह। वर्ष 2011 में, है ना, वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वां संशोधन, कौन सा? 97वां संशोधन का संबंध किस विषय से है? पूछता है कि संबंध बताइए, संबंध किस विषय से होगा? क्या 14 वर्ष तक के बच्चों की अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा से है, सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य के संचालन से है, या आतंकवाद से निपटने हेतु कठोर प्रयास है, या भ्रष्टाचार रोकने हेतु लोकपाल की व्यवस्था से है? किससे हो जाएगा? तो याद रखिएगा, इसका संबंध जो है किससे होगा? सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य के संचालन से इसका संबंध है। 97वां संविधान संशोधन का विषय वस्तु ये हो जाता है। ठीक है, 24 नंबर सवाल, यानी कि भारत के संसद के द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित किया गया? कब पारित किया गया यह कानून? क्या 1992 में यह कानून को पारित किया गया, या 1994 में इस कानून को पारित किया गया, या 1996 में इस कानून को पारित किया गया, या 1999 में इस कानून को पारित किया गया, है ना? कब पारित किया गया? तो याद रखिएगा, कब? 1996 में इस कानून को पारित किया गया। 24 का आंसर क्या होगा? सी हो जाता है 24 का आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहां पर देखेंगे। अगला सवाल है 25 नंबर, यानी कि व्यक्तिगत प्रयोजन आय, एक आखिर ये है क्या, है ना, क्या है यह? PDI व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान। तो आपको बताते हैं, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय जो PDI जो है ना, PDI क्या है? तो PDI बराबर व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान और माइनस गैर कर भुगतान हो जाता है। मतलब आंसर इसका B होगा, है ना, इसका आंसर क्या होगा? B हो जाता। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। शरीर के संपर्क में स्प्रिट, है ना, ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह क्या होता है? क्योंकि यह एक द्रव्य है। क्या है यह? क्योंकि यह एक द्रव्य है, या पारदर्शी है, या अत्यंत वाष्पशील है, या सुचालक है, आखिर है क्या? 26 नंबर, है ना, साइंस के द्वारा पूछा गया सवाल है कि शरीर के संपर्क में जब स्प्रिट, है ना, जब आता है तो ठंडी अनुभूति देता है। क्यों? क्योंकि यह अत्यंत वाष्पशील होता है जी। अत्यंत क्या होता है? अत्यंत वाष्पशील होता है ना, अत्यंत वाष्पशील होता है। मतलब इसका आंसर हम क्या लगा दें? इसका आंसर सी हो जाएगा, है ना। साइंस से भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। अगर साइंस बैकग्राउंड है तब तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो कोशिश करिएगा एक बार NCERT पढ़ने का, है ना। जब जल जलवाष्प में परिवर्तित होता है तब क्या होता है ना। जब जल जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है तब क्या होता है? तापमान परिवर्तित होता है, उष्मा का प्रवाह नहीं होता है। वातावरणीय उष्मा स्रोत से उष्मा जल में प्रवाहित होती है, या उष्मा का प्रवाह जल वाष्प से जल की ओर होता है। तो 27 का आंसर अगर हम लोग देखें तो इसका आंसर एकदम ऐसे ही लग रहा है कि इसका आंसर सी हो जाएगा, है ना। आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डॉट, यहाँ पे कहता है कि प्रतिशत में बताइए कितना ग्रहण करता है और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कितना प्रतिशत यह ग्रहण करता है प्रकाश से ऊर्जा, है ना। तो यहाँ पे कितना प्रतिशत होगा? 1% ग्रहण करता है। कितना? 1% जो है ना, 1% ग्रहण करता है। इसलिए क्या हो जाएगा भाई? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है साइंस वाला। अच्छा चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन करना है, क्या होगा?
सही उत्तर का चयन हमको करना है। 29 नंबर सवाल ध्यान से देखिएगा, है ना। अब यहां पर देखिए 29 नंबर सवाल है ना। 29 नंबर सवाल इंपॉर्टेंट है, देखा जा सकता है। देखिए सबसे पहले आर्सेनिक क्या कहता है? आर्सेनिक से तो कैंसर हो जाता है भाई, यानी कि आर्सेनिक से हमें फेफड़े का कैंसर होता है। आर्सेनिक से क्या होता है? फेफड़े का कैंसर हो जाएगा। और कैडमियम आप जानते हैं ना, कैडमियम हड्डियों को बहुत कमजोर कर देता है। हड्डियों को, कैडमियम मतलब हड्डियों को बहुत कमजोर कर देता है ना। उसके बाद पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है यह श्वसन संबंधी समस्या को पैदा करता है। और बेरियम आप देख सकते हैं, बेरियम का 2 मस्तिष्क सूजन करता है। यानी कि आंसर इसका क्या होगा? आंसर इसका डी हो जाता है। आंसर इसका क्या होगा? आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग यहां पर देखते हैं 30 नंबर, है ना। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसेटिक अम्ल तथा एथिल एल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? यह अभिक्रिया जो है क्या कहलाती है भाई? है ना, जल अपघटन कहलाती है, या साबुनीकरण कहलाती है, या हाइड्रोजनीकरण कहलाती है, या स्टरीकरण कहलाती है? क्या कहलाती है यह? तो याद रखिएगा यह स्टरीकरण कहलाती है। इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाता है ना, डी। चलिए फर्स्ट रिवीजन है भाई, फटाफट हम लोग कंप्लीट करते हैं। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, क्यों रखा जाता है? ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, रखा क्यों जाता है? तो वंडर वाल्स बलों के द्वारा, वंडर वाल्स बलों के द्वारा। इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंधित है? भूरी वायु बनने से संबंधित है सल्फर डाइऑक्साइड। आंसर इसका क्या होगा? ए होगा, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाता है ना, सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए 33 नंबर सवाल हम लोग यहां पर देखते हैं। कहता है कि किस प्रकार के ऊतक से, है ना, किस प्रकार के ऊतक से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है ना। ग्रंथि का निर्माण होता है, किससे होता है? तो उपकला ऊतक से निर्माण होता है, उपकला ऊतक से हो जाता है ना। ठीक है, किस प्रकार के ऊतक से मनुष्य में ग्रंथि का निर्माण होता है? उपकला ऊतक से इसका निर्माण होता है। मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक, है ना, लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है ना, किस रूप में कार्य करता है यह, है ना। मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम है। कहता है कि बताइए किस रूप में यह कार्य करता है? किस रूप में कार्य करेगा? प्रतिजीवाणु कारक के रूप में यह कार्य करता है। आंसर इसका क्या होगा? ए हो जाएगा, प्रतिजीवाणु कारक के रूप में यह कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है ना। यह किस पर निर्भर करता है? तो स्फीति दाब पर निर्भर करता है ना, स्फीति दाब पर यह निर्भर करता है। निम्न में से कौन फूल का एक अंश भाग है? इसमें कौन सा होगा? कौन सा फूल का एक अंश है, एक भाग है? तो याद रखिएगा स्त्री केसर इसको कहा जाता है। पूछा गया सवाल है, बहुत ही VVI है यह। स्त्री केसर कहा जाता है ना, स्त्री केसर कहा जाता है। चलिए यहाँ पे हम लोग अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल है ना, कितना नंबर सवाल हो जाएगा? 37 नंबर जो सवाल है ना, 37 नंबर सवाल हम लोग देखें। यानी कि सफेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कथनों पर विचार करने के बाद कौन सा कथन सही है ये भी बताइए। यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जा सकता है। दूसरा है कि यह एक अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है। क्या है? प्रज्वलित हो जाता है। अब यहां से देखना है कि कौन सा कथन है जो सही है। क्या केवल एक सही होगा, या केवल 2 सही होगा, या 1 और 2 दोनों सही होगा, या न 1 न तो 2? तो यहां पर देखिए 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। आंसर इसका सी हो जाता है ना, आंसर इसका सी होगा। चलिए 38 नंबर सवाल हम लोग यहां पर देखते हैं। सामान्यतः ठंड में निम्नलिखित में से कौन नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है? नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी कौन सा हो जाएगा 38 में? एंटीहिस्टामिन,
या हिस्टामिन या प्रतिअम्ल या विटामिन, तो याद रखिएगा ये उत्तरदायी है कौन, हिस्टामिन उत्तरदायी हो जाता है ना। केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग के द्वारा होता है, किस कोशिकांग के द्वारा होता, तो ये भी याद रखिएगा अंतर्द्रव्य जालिका में होता है या अंतर्द्रव्य जालिका में होता है, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए 40 नंबर सवाल जो है ना, 40 नंबर जो सवाल है हम लोग यहाँ पर देखते हैं। 40 नंबर सवाल है ना, लसिकाएं रुधिर किस उत्तक का उदाहरण हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल ये पूछा हुआ है, तो यह संवहनीय उत्तक हो जाएगा, इसी का यह उदाहरण है लसिका अमरूधिका, है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे विनिर्दिष्ट करता है, किसे विनिर्दिष्ट करता है यह, है ना, क्या कहता है, खुला बाजार परिचालन। तो खुला बाजार परिचालन की अगर हम लोग बात करें तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी हो जाता है 41 का। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं, और अगला प्रश्न आपका 42 नंबर है ना। 42 नंबर कहता है कि पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की है, किस समिति ने किया है, इंपॉर्टेंट है, और ये समिति तारापुर समिति हो जाएगा, आंसर इसका क्या है, ए हो जाएगा, तारापुर समिति, है ना। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है, तो ये जो विद्वान है इसका नाम है एच बैरोज, एच बैरोज नाम है, मतलब आंसर इसका क्या होगा, तो आंसर इसका सी हो जाता है ना, आंसर इसका क्या होगा, सी होगा। अब यहां पर देखिए कहता है कि भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर सी हो जाएगा। और भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है, उष्ण स्थल माना जाता है किसको, तो ये पश्चिमी घाट को माना जाता है, बहुत ही VBI है, याद रखिएगा, क्या यह बहुत ही VBI है, याद रखना पड़ेगा, है ना। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अगला प्रश्न ये हो जाएगा 45 नंबर सवाल। देखिए 45 नंबर, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है ना, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है, विश्व संगीत दिवस, तो ये विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है ना। भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ पर स्थित है, या पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित हो जाएगा, याद रखिए कच्छ में यह पार्क है ना, कच्छ में यह पार्क है, इसका आंसर क्या होगा, 46 का ए। और 47 का देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा था, स्वाद का वास्तविक स्थान जीभ नहीं बल्कि मन होता है ना, जीभ नहीं होता, मन होता है, और ये बात किसने कहा था, तो ये बात महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था, आंसर इसका सी होगा, है ना। ऐसे प्रश्न भी कभी कभी पूछे जाते हैं, है ना, इसलिए फोकस करना ज्यादा जरूरी है। चलिए द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था, द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, याद होगा आपको, श्रीपाद अमृत डांगे के द्वारा किया गया, है ना। भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है ना, भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है ना, किस राज्य में, याद रखिएगा नागालैंड में, नागालैंड में पाई जाती है, आंसर क्या होगा, डी हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट जो प्रश्न है ना, लास्ट जो प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न है, कौन सा प्रश्न होगा यहाँ पे, तो ये देखिए HDP का पूरा नाम बताइए, HDP का पूरा नाम क्या होगा, तो पूरा नाम हुआ हाई, है ना, डेंसिटी पॉलीथिल, है ना, ये हो जाता है किसका, HDP का फुल फॉर्म अगर पूछता है तो ये हो जाएगा, है ना, फुल फॉर्म अगर पूछता है तो क्या होगा, यही होगा। अब चलिए कुछ स्मरणीय जो तथ्य है उसको ध्यान में हम लोग रखते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ, है ना। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, नर्मदा घाटी से, है ना। और सर्वप्रथम 5 प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण हमें कहाँ से मिले, तो अस्थायी जीवन के प्रमाण हमको मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं, कहाँ से, दमदमा से प्राप्त हुआ है ना, कहाँ से, दमदमा से प्राप्त हुआ। और गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुए, बुर्जाहोम से प्राप्त हुए हैं। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य हमको बुर्जाहोम से प्राप्त हुआ है, कहाँ से, तो बुर्जाहोम से प्राप्त हुआ यह,
है ना। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य जो है बुर्जा होम से प्राप्त हुआ। और जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से मिलता है। अग्निकुंड का साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता? कालीबंगा और लोथल से प्राप्त होता है। युग्म समाधियों का प्रमाण कहाँ से मिलता? कालीबंगा और लोथल से प्राप्त होता है। जितना इन्फॉर्मेशन हम लोग दिए हैं सारा का सारा प्रश्न बीपीसी सिविल सर्विस में पूछा हुआ है और रिवीजन भी आपका अभी हो गया। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट हम लोगों ने किया है ना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे प्रैक्टिस सेट के बाद। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।